नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज उस बुलेटिन में बात होगी मुख्यमंत्रियों के साथ हुई पीएम की बैठक की, सोनिया गांधी की केंद्र को लिखी चिट्ठी की। जानेंगे शिवसेना ने अपने ही सहयोगी पर क्यों कसा तंज और चुनाव से पहले क्यों बढ़ी ममता बनर्जी की टेंशन। और आखिर में बात आर्थिक मोर्चे पर आई अच्छी खबर की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू के पूर्व एमएलसी जावेद अंसारी ने बदला पाला। आरजेडी में शामिल हुए अंसारी विधानसभा चुनाव में बचा है महज 4 महीने का वक्त। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। कामगार और श्रमिक आयोग के गठन को कैबिनेट की मंजूरी। राजस्थान के उदयपुर में 26 साल में पहली बार रद्द हुई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। मौजूदा हालात के चलते राज्य में करीब 3 महीने से सभी मंदिरों के द्वार भक्तों के लिए हैं बंद। लागत घटाने के लिए पैसा बाजार ने 1500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। पैसा बाजार के नए लोन कारोबार में करीब 90% की गिरावट के चलते लिया गया फैसला। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन हरे निशान पर बंद हुआ बाजार। बीएसई का सेंसेक्स 376 अंक और एनएसई का निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में स्वास्थ्य हालात अब बेहद खराब हो चुके हैं। मुसीबत से प्रभावित लोगों का आंकड़ा 3.5 लाख पहुंच चुका है। इस आंकड़े ने केंद्र से लेकर राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा रखी है, जिसके चलते अभी मंथन का दौर जारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी। लेकिन उनका रुख करने से पहले आज बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों में क्या हुई बात, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में स्वास्थ्य मुसीबत के बढ़ते मामलों के बीच 2 दिनों के डिजिटल बैठक से पहले दिन यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों के साथ वार्ता हुई। आज प्रधानमंत्री मोदी ने उन राज्यों से वार्ता की जहां स्वास्थ्य मुसीबत के मामलों की संख्या 20,000 से कम है। बैठक में पंजाब, चंडीगढ़ समेत पहाड़ी और पूर्वोत्तर के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद में पीएम मोदी ने कहा था, भविष्य में जब कभी भारत की स्वास्थ्य मुसीबत के खिलाफ लड़ाई का अध्ययन होगा तो ये दौर इसीलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दौरान हमने साथ मिलकर काम किया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। पीएम ने कहा, दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, हेल्थ के जानकार लॉकडाउन और भारत के लोगों की तरफ से दिखाए गए अनुशासन की आज चर्चा कर रहे हैं। आज भारत में रिकवरी रेट 50% से ऊपर है। आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां प्रभावित लोग तेजी से सही हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम मुसीबत को जितना रोक पाएंगे उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी। हमारे दफ्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारे यहाँ जो छोटी फैक्ट्रियां हैं उन्हें गाइडेंस की, हैंड होल्डिंग की बड़ी जरूरत है। मुझे पता है आपके नेतृत्व में इस दिशा में काफी काम हो रहा है। मुख्यमंत्रियों से बातचीत में पीएम ने कहा कि कृषि उत्पाद की मार्केटिंग के क्षेत्र में हाल में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं उससे भी किसानों को बहुत लाभ होगा। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए विकल्प उपलब्ध होंगे, उनकी आय बढ़ेगी और स्टोरेज के अभाव के कारण उनको जो नुकसान होता था उसे भी हम कम कर पाएंगे। पीएम मोदी ने कहा, लोकल प्रोडक्ट के लिए जिस क्लस्टर बेस्ड रणनीति की घोषणा की गई है उसका भी लाभ हर राज्य को होगा। इसके लिए जरूरी है कि हम हर ब्लॉक, हर जिले में ऐसे प्रोडक्ट्स की पहचान करें जिनकी प्रोसेसिंग और मार्केटिंग करके एक बेहतर प्रोडक्ट हम देश और दुनिया के बाजार में उतार सकते हैं। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्रियों ने भी अपनी बातें रखी। आपको बता दें, स्वास्थ्य मुसीबत के दौरान ये प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ छठी वार्ता है। अब कल भी बाकी 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी चर्चा करेंगे, जिसके बाद केंद्र समस्या से निपटने के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकती है। अब रुक करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, देश में एक तरफ स्वास्थ्य हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं तो वहीं इसी बीच बैठकों का दौर भी चल रहा है। आज भी पीएम मोदी कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुखातिब हुए, ताजा हाल पर चर्चा की गई और अब कल भी पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। क्या लगता है, सरकार कोई बड़ा फैसला लेने पर विचार कर रही है? देखिए मीनाक्षी, हिंदी में एक कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दरअसल इसका इस्तेमाल तब होता है जब किसी को अपनी गलती से हुए नुकसान पर पछतावा होता है। लेकिन फिलहाल भारत का जो हाल है और मोदी सरकार जिस तरह की बातें कर रही है उसे देखते हुए मीनाक्षी कहा जा सकता है कि चिड़िया खेत चुगे जा रही है और हम उसे देखकर भी अनदेखा करते जा रहे हैं। लिहाजा पछतावा तो दूर की बात है, हम अपनी गलती मानने के लिए भी तैयार नहीं हैं। देश में मरीज 3.5 लाख के पार हो गए, जबकि 2 महीने तक देश में संपूर्ण
बंदी रही। सब कुछ रोकने का असर स्वास्थ्य मुसीबत पर तो मीनाक्षी नहीं पड़ा, अलबत्ता घिसट घिसट कर चल रही अर्थव्यवस्था के पैर और लड़खड़ा गए। लेकिन मोदी सरकार को लगता है कि उसने अब तक जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है। इसीलिए आज भी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के पहले दौर में मोदी जी खुद की तारीफ करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि बाकी देशों से हमने अच्छा काम किया है। अगर ऐसा है मीनाक्षी, तो फिर हम 11वें से 7वें, 7वें से 6वें और फिर 5वें और अब चौथे स्थान पर कैसे पहुंच गए हैं, यह भी जरा प्रधानमंत्री जी को बता देना चाहिए था। यह अच्छी बात है कि ठीक होने वालों की संख्या हमारे देश में अधिक है, लेकिन क्या इससे हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए? गिलास आधा पानी और आधा हवा से भरा है, ऐसा आशावाद भाषणों में ही ठीक लगता है। असल जिंदगी में आशावाद बनाए रखने के लिए ही सही फैसले लेने की जरूरत होती है। मोदी जी भले अभी 6वीं बार मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हों, लेकिन जब देश में स्थिति गंभीर नहीं थी और हालात संभाले जा सकते थे, तब उन्होंने मन से फैसले लिए, अपने मन से फैसले लिए। किसी से उन्होंने चर्चा नहीं की, जिसका नुकसान देश को भुगतना पड़ा और देश को नुकसान हुआ भी। अब कल चर्चा के दूसरे दौर में क्या वो फैसला लेते हैं, ये देखना होगा। लेकिन उन्हें यही सलाह दी जा सकती है मीनाक्षी कि जो भी निर्णय वो लें, जो भी फैसला वो करें, उसमें लाखों करोड़ों उन भारतीयों का ध्यान रखें जो बेरोजगार हो चुके हैं या आर्थिक मंदी का शिकार हैं या जिनके पास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, उनका ख्याल वो जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को आत्मनिर्भर भारत का सपना दिखा रहे हैं। हर मौके पर आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार खुद ही आत्मनिर्भर भारत के सपने को पलीता लगा रही है। इतना ही नहीं, जिस देश के साथ भारत का सीमा पर तनाव चल रहा है, उसी को सरकार करीब 1100 करोड़ रुपए का ठेका देने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट देखिए। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा पर विवाद के चलते चीन से व्यापार के बहिष्कार की बात हो रही है। इधर सरकार जनता को आत्मनिर्भर भारत का सपना भी दिखा रही है, लेकिन दूसरी ओर चीनी कंपनियों को ठेके देने में सरकार जरा सा भी गुरेज नहीं कर रही है। जी हां, केंद्र सरकार की ओर से बनने वाले दिल्ली मेरठ सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ठेका एक चीनी कंपनी को मिलने जा रहा है। क्या है मामला? दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS कॉरिडोर में अंडरग्राउंड सेक्शन का निर्माण होना है। न्यू अशोक नगर से साहिबाबाद के बीच 5.6 किलोमीटर तक अंडरग्राउंड सेक्शन बनेगा। प्रोजेक्ट का प्रबंधन नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी NCRTX कर रही है। ठेके के लिए 5 कंपनियों ने बोली लगाई थी। सबसे कम 1126 करोड़ की बोली चीनी कंपनी शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड यानी STEC ने लगाई। करीब 1100 करोड़ रुपए का ठेका चीनी कंपनी को मिलेगा। चीनी कंपनी को ठेका मिलने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत के सपने पर सवाल खड़े किए थे। वहीं अब संघ से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने भी मोदी सरकार से इस बोली को रद्द करने की मांग की है और ठेका किसी भारतीय कंपनी को देने की गुजारिश की है। स्वदेशी जागरण मंच का कहना है कि अगर सरकार को आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाना है तो ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में चीनी कंपनियों को शामिल होने का अधिकार ही नहीं देना चाहिए। वहीं सड़क परिवहन मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये बोली पूरी तरह से समुचित प्रक्रिया के तहत लगाई गई है और भारतीय कंपनियों को बराबर का मौका दिया गया है। लेकिन सवाल उठता है, जब मोदी सरकार जनता को आत्मनिर्भर भारत का सपना दिखा रही है तो फिर विदेशी कंपनियों को बोली में शामिल ही क्यों किया गया? सवाल सीधे सीधे सरकार की मंशा पर खड़े हो रहे हैं। अब एक तरफ आत्मनिर्भर भारत को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठने लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर भी सरकार से सवाल कर रहा है। पिछले 10 दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में 5.5 रुपए तक का इजाफा देखने को मिला, जिसे लेकर अब कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। क्या कुछ लिखा है सोनिया गांधी ने इस चिट्ठी में, देखिए रिपोर्ट में। मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के बीच भारत के ग्लोबल हॉटस्पॉट बनने के आसार नजर आ रहे हैं। पूर्णबंदी के दौरान कारोबार पर भी बड़ा असर पड़ा है और अब मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के बीच पिछले 10 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जो सीधे जनता की जेब पर असर डाल रहा है। 10 दिनों में पेट्रोल 5 रुपए 45 पैसे और डीजल 5 रुपए 80 पैसे महंगा हो चुका है, जिसे लेकर आज कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। मुसीबत के वक्त भी सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है और इससे करीब 2,60,000 करोड़ रुपए कमा चुकी है। ऐसे वक्त में जब लोग मुसीबत में हैं, तब इस तरह से दाम बढ़ाने से उनकी मुसीबत बढ़ रही है। ऐसे में सरकार का फर्ज बनता है कि लोगों की मुसीबत दूर करे। आज क्रूड ऑयल का दाम लगातार घट रहा है। सरकार ने पिछले 6 सालों में पेट्रोल पर 258% और डीजल पर 820% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है।
ऐसा पहली बार नहीं है जब मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के बीच जनता के मुद्दों को लेकर सोनिया गांधी सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश कर रही हो। इससे पहले भी कई बार सोनिया गांधी मोदी सरकार को चिट्ठी लिख चुकी हैं और कई सुझाव दे चुकी हैं। वहीं अब एक बार फिर चिट्ठी के जरिए पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतें वापस लेने की मांग कर रही हैं। देखना होगा कि सोनिया गांधी की मांग पर मोदी सरकार क्या जवाब देती है। अब सोनिया गांधी की मांग पर केंद्र क्या जवाब देता है, ये देखना होगा। वहीं देखने लायक इन दिनों महाराष्ट्र का सियासी माहौल भी है, जो स्वास्थ्य हालात के बीच भी गरमाया हुआ है। आज शिवसेना के मुखपत्र सामना में उद्धव सरकार में सहयोगी कांग्रेस को ही आड़े हाथों लिया गया है और कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं पर तंज कसा है, जिसे लेकर अब विरोधी पार्टी बीजेपी ने भी महाविकास अघाड़ी सरकार की आलोचना की है। महाराष्ट्र में रफ्तार पकड़ती स्वास्थ्य मुसीबत के बीच सूबे का सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। विपक्षी दल तो उद्धव सरकार को मौजूदा हालात को लेकर घेर ही रहे हैं, तो वहीं महाविकास अघाड़ी सरकार अपनों की नाराजगी झेल रही है। सरकार में शामिल कांग्रेस सूबे में अपनी अनदेखी का आरोप लगा रही है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अशोक चौहान ने अभी हाल ही में एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में महाराष्ट्र सरकार की नौकरशाही के कामकाज पर प्रश्न उठाए थे और इसे दुरुस्त करने का आह्वान किया था। उनके इस बयान पर शिवसेना के मुखपत्र सामना में आज जवाब दिया गया है, या यूं कहें कि शिवसेना की तरफ से कांग्रेस पर तंज कसा गया है। सामना के संपादकीय में लिखा गया है, कांग्रेस पार्टी अच्छा काम कर रही है, लेकिन समय समय पर पुरानी खटिया रह रहकर कुरकुर की आवाज करती है। खटिया कांग्रेस की पुरानी है, लेकिन इसकी ऐतिहासिक विरासत है। इस पुरानी खाट पर करवट बदलने वाले लोग भी बहुत हैं, इसलिए ये कुरकुर महसूस होने लगी है। मुख्यमंत्री ठाकरे को अघाड़ी सरकार में ऐसे कुरकुराहट को सहन करने की तैयारी रखनी चाहिए। दरअसल बाला साहेब थोराट और अशोक चौहान कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, जिन्हें सरकार चलाने का दीर्घ अनुभव है, लेकिन उनका कहना है सरकार में उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, जिसे लेकर अब शिवसेना ने जवाब दिया है। वहीं शिवसेना के इस तंज के बाद बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी को घेरा है। बीजेपी ने सामना के संपादकीय का हवाला देते हुए कहा, सरकार को महाराष्ट्र में स्वास्थ्य मुसीबत की वजह से बढ़ती परेशानी की फिक्र नहीं है, बल्कि केवल कुर्सी की चिंता है। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने कहा कि ये भी सोचने वाली बात है कि इतनी बेइज्जती के बाद क्या कांग्रेस और एनसीपी में कोई आत्मसम्मान बचा है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य मुसीबत से घिरा है और ये लोग आपस में ही लड़ने पर आमादा हैं। अब खुद में उलझती महाविकास अघाड़ी सरकार विपक्ष के इस तल्ख तेवर का क्या जवाब देती है, ये देखना होगा। अब एक तरफ कांग्रेस और शिवसेना की तकरार से उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तो वहीं परेशानी तो इस वक्त ममता बनर्जी के लिए भी कम नहीं है। दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर सूबे में सियासी सरगर्मियां भी बढ़ने लगी हैं। बीजेपी जहां ममता बनर्जी के गढ़ में सेंधमारी की कोशिश में है, तो वहीं सीएम ममता भी रणनीतियों को धार दे रही हैं। लेकिन इस बीच टीएमसी में मची कलह ममता बनर्जी की चिंता बढ़ा रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में जीत के लिए ममता अभी से तैयारी कर रही हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस में अंदरूनी कलह और असंतोष बढ़ता जा रहा है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूदा स्वास्थ्य परेशानी से निपटने के ममता सरकार के तरीके के खिलाफ सुर बुलंद कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सधन पांडे, सुब्रत मुखर्जी और सांसद महुआ मोइत्रा जैसे नेताओं की नाराजगी ने सियासी बहस छेड़ दी है। टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है, बड़े नेताओं की सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जाहिर करना चिंता का विषय है। भले ही ममता ने हाल में पार्टी की एक बैठक में किसी का नाम लिए बिना असंतुष्ट नेताओं से पार्टी को भीतर से कमजोर करने के बजाय इसे छोड़कर जाने को कहा, लेकिन चीजें फिर भी ठीक होती नहीं दिख रही हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और लोकसभा सांसद मोइत्रा ने अपने निर्वाचन क्षेत्र कृष्णानगर में खर्च नहीं की गई निधि और गैर नियोजित कार्यों को लेकर पार्टी संचालित ग्राम पंचायतों को घेरा और लोगों से स्थानीय नेताओं के गड़बड़ घोटाले के खिलाफ खड़ा होने की अपील की थी। कभी टीएमसी में नंबर 2 रहे और अब भाजपा नेता मुकुल रॉय ने दावा किया कि ममता की पार्टी के कई शीर्ष नेता उनके संपर्क में हैं। उन्होंने कहा, कुछ महीनों का इंतजार करें, आप टीएमसी को ताश के पत्तों की तरह बिखरते देखेंगे। आपको बता दें, साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों से पश्चिम बंगाल की सियासत में अहम बदलाव के संकेत मिले थे, जहां बीजेपी टीएमसी के लिए मजबूत विपक्ष के तौर पर उभरी थी। पार्टी के कई विधायकों और सांसदों का पाला बदलना टीएमसी के लिए लोकसभा चुनाव में महंगा साबित हुआ था। यही कारण था कि बीजेपी को 42 लोकसभा सीटों में से 18 पर, जबकि टीएमसी को 22 पर जीत मिली थी। अब ममता कैसे इस कलह को शांत करती हैं, ये देखना होगा।
और बुलेटिन के आखिर में बात आर्थिक मोर्चे पर आई अच्छी खबर की। भारत में गोते खा रही अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। देश में साल 2019 में $51 अरब का विदेशी निवेश आया है। इसके साथ ही भारत साल 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI प्राप्त करने वाले देशों की सूची में 9वें नंबर पर पहुंच गया है। बताते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में स्वास्थ्य परेशानी के बाद सकारात्मक वृद्धि दर रहेगी। हालांकि इसमें थोड़ी कमी रहेगी, मगर भारत का बड़ा बाजार निवेश को आकर्षित करना जारी रखेगा। UNCTAD की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 में कहा गया है कि भारत साल 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश था। साल 2019 में भारत ने FDI के रूप में $51 अरब प्राप्त किए थे। इससे पहले साल 2018 में भारत को FDI के रूप में $42 अरब प्राप्त हुए थे। साल 2018 में भारत FDI प्राप्त करने के मामले में दुनिया में 12वें स्थान पर आया था। वहीं विकासशील एशिया क्षेत्र में भारत FDI के लिए टॉप 5 मेजबान अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2020 में वैश्विक FDI प्रवाह के 40% तक घटने का अनुमान है। साल 2019 में वैश्विक FDI $1,54,000 करोड़ रहा था। साल 2005 के बाद इस साल पहली बार होगा जब वैश्विक FDI $1 लाख करोड़ से कम रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के व्यापार संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट से ये जानकारी सामने आई है। और इसी के साथ दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।